मैंने आज से पहले तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी मेघा। बस बात ही करोगे या फिर कुछ करोगे भी? ऐसा है तो चलो, मैंने बहुत अच्छे होटल में आज रूम बुक किया है। अनूप मेघा को होटल ले जाता है और अनूप अपने बेड पर लेट जाता है। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है बाबा, अभी करता हूँ। जैसे ही अनूप अपनी आंखें बंद करता है, मेघा के हाथों में हथौड़ा आ जाता है और मेघा उसके सर पर हथौड़े से वार करने लगती है। मेघा नहीं, विनाशिनी, डेट बड़ी अच्छी गई हमारी। सिद्धांतपुर नाम के शहर में आए दिन होटल में लड़कों की लाश मिलती जा रही थी, जिस पर पुलिस एसोसिएशन ने ये केस मुंबई के काबिल और नामचीन पुलिस इंस्पेक्टर ध्रुव और अंशुल को दिया। ध्रुव और अंशुल दोनों ही अनूप के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये जो कोई भी है बड़ी बेरहमी से इन लड़कों को मार रही है। ये अनूप किसी मेघा नाम की लड़की से डेटिंग ऐप पर मिला था। अब वो लड़की की आईडी भी उड़ गई है और होटल में उसने नाम भी अपना गलत बताया होगा। उसने ही ये किया है। ये सारे केस एक ही जैसे हैं ध्रुव। इस लड़की को कैसे भी हमें ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसी कई लाशों को हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। ध्रुव और अंशुल अपनी कार में बैठकर अपने थाने में जा रहे होते हैं। ध्रुव, कल तुम संभाल लेना, मुझे जरा काम है। पता है मुझे तुम्हें क्या काम है। सुनैना से मिलना है ना तुम्हें? कल उसकी छुट्टी है ना यार, कल संडे है। अंशुल सुनैना नाम की लड़की को डेट कर रहा था। सुनैना कॉस्टन स्कूल में टीचर थी। अंशुल उससे उसके स्कूल में मिलने जाता है। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम आजकल कौन से केस पर काम कर रहे हो? वैसे बता तो नहीं सकता, मगर तुम्हें मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जो लड़कों को डेट करके उन्हें बेडरूम में ले जाकर उनके सर पर हथौड़ा मार कर उन्हें खा जा रही है। ओह, कितनी गलत बात है। एक जगह अंशुल और सुनैना एक दूसरे से बात कर रहे थे और दूसरी ओर ध्रुव इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। अनूप को मरे हुए 2 दिन हो गए थे और विनाशिनी अपने अगले शिकार को पकड़ चुकी थी। विनाशिनी हर बार एक अलग रूप में आती थी। विनाशिनी का असली रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा था। हाय, कैसे हो आप? मैंने आपको डेटिंग ऐप पर जैसा देखा, आप सच में वैसे ही दिखते हैं। और आप तो उस ऐप की प्रोफाइल से भी कहीं ज्यादा अच्छी दिखती हैं। बातें ही अच्छी करते हो या फिर कुछ और भी? चलो, मैंने बहुत अच्छा होटल बुक किया है, उसमें लेकर चलता हूँ तुम्हें। वो कॉफी शॉप से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ध्रुव और अंशुल कॉफी शॉप वाले से पूछताछ करने आ जाते हैं। अरे, अंशुल इस इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रहा है? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। आज मुझे इस पागल निखिल को खाना ही होगा। विनाशिनी उठते समय कॉफी निखिल के ऊपर गिरा देती है। ओह, आई एम सो सॉरी, गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई। इट्स ओके, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। जस्ट वेट हियर। निखिल वॉशरूम में अपने कपड़े के दाग निकालने की कोशिश करता है। तभी वो आईने में देखता है कि उसके पीछे शिवानी खड़ी होती है। शिवानी, ये मेंस वॉशरूम है, रुक जाओ जरा, हम लोग होटल में जा रहे हैं ना। शिवानी का रूप एक राक्षसी में बदल जाता है और वो कहती है, शिवानी नहीं, विनाशिनी। विनाशिनी नाम है मेरा, विनाशिनी। विनाशिनी के हाथ में उसका हथौड़ा आ जाता है और वो हथौड़ा उसके सर पर मार देती है और उसे खाकर वो निकल जाती है, मगर पीछे अपना ब्लैक पर्स भूल जाती है। अंदर वॉशरूम से एक आवाज आती है। ध्रुव और अंशुल वॉशरूम में भाग कर जाते हैं। शिट, अंशुल, वी अगेन मिस्ड इट। वो खिड़की से भाग गई होगी, मैं अभी छानबीन करवाता हूँ। ज्यादा दूर नहीं होगी। 1 मिनट, मैंने ये बैग कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कहाँ देखा है तुमने? याद नहीं आ रहा यार। जाने दो अंशुल,
मुझे अब ये काम किसी इंसान का नहीं, राक्षस का लग रहा है। मरने के बाद इतनी जल्दी लाश की हथेलियां गायब कैसे हो गई? सेम केस सीनियर इंस्पेक्टर संजय को भी मिला था। हमें उनसे जाकर बात करनी चाहिए। अरे आओ आओ ध्रुव और अंशुल, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम दोनों मेरे पास आओगे। विनाशिनी का केस जो तुम्हें मिला है। विनाशिनी? समझे नहीं क्या? अब तक जिस सीरियल किलर को तुम ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है बल्कि एक राक्षस है। राक्षस? कैसी राक्षस? लड़कों को खाने वाली राक्षस है ये विनाशिनी। रूप बदलकर ये इंसानों के साथ रहती है, लोगों को अपने जाल में फंसाती है और अपने बाप का चुराया हुआ हथौड़ा उनके सर पर मार देती है। बाप? ये कौन है? शैतान अज़ज़ल के 3 बच्चे हैं, कलिनी, विनाशिनी और एक लड़का है जो किसी भेड़िए को साथ में लेकर घूमता रहता है। बाकी दोनों का तो नहीं पता, मगर मैंने विनाशिनी को मारने का रास्ता ढूंढ लिया था, इसीलिए वो मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर चली गई। अब वो तुम्हारे शहर में हंगामा कर रही है। हम उसे कैसे मार सकते हैं संजय जी? मेरी अलमारी में बंदूक और इंसान की राख से बनी गोली रखी है, ले जाओ और उसे मार दो। मगर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? अब सब मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? ध्रुव और अंशुल इंस्पेक्टर संजय की अलमारी में से बंदूक और गोलियां ले लेते हैं और विनाशिनी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। ध्रुव, एक आईडी तुम अपनी डेटिंग साइट पर बना लो और सिर्फ अपने शहर की लड़कियों को ही डेट करना। ये तरकीब अच्छी है अंशुल, मगर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से करनी होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ध्रुव के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि किसी नंदिनी नाम की लड़की के साथ डेटिंग ऐप पर उसका मैच हो गया है। ध्रुव, उसे होटल में डेट के लिए बुलाओ। मैं उसी कमरे में छुपा रहूंगा। अगर इसके हाथ में हथौड़ा नहीं रहा तब हम बीच में ही निकल जाएंगे, और अगर हथौड़ा रहा तब हम उसे गोली मार देंगे और विनाशिनी का खेल खत्म कर देंगे। ध्रुव अंशुल की बात मानता है और नंदिनी के साथ डेट पर जाता है। हाय, आप तो बहुत ही हैंडसम हैं। और आप खूबसूरती की राजकुमारी हैं। आप बात ही करते रहेंगे या फिर कुछ और भी करेंगे? ध्रुव के कान में एक ईयरफोन लगा हुआ रहता है जिससे वो अंशुल की बात सुन सकता है और अंशुल उसकी। हाँ बोल ध्रुव, हाँ बोल। होटल लेके जाए से मैं जाकर होटल की अलमारी में छुप जाता हूँ। क्यों नहीं, चलिए। मैंने शहर का सबसे अच्छा होटल बुक किया है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। ध्रुव नंदिनी को अपनी कार में बिठाता है और अपने साथ होटल ले जाता है। होटल पहुंचते ही वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं जहां की अलमारी के अंदर अंशुल छुपा हुआ होता है। अगर यही विनाशिनी है तो आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी खूबसूरती को देख रहा था। अच्छा, चलो पीछे मुड़ो। ठीक है। जैसे ही ध्रुव पीछे मुड़ता है वैसे ही नंदिनी विनाशिनी में बदल जाती है और ये अंशुल अलमारी में से देख लेता है। नंदिनी नहीं, विनाशिनी। अंशुल अलमारी में से बाहर आता है और कहता है, हेलो चुड़ैल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम ही लोगों को डेटिंग ऐप से फंसा सकती हो? आज तुम्हारा खेल खत्म। जैसे ही ध्रुव अपनी बंदूक निकालने जाता है उसे उसकी बंदूक मिलती ही नहीं है। अरे मेरी बंदूक कहाँ गई? शिट, मैंने बंदूक कार में ही छोड़ दी। विनाशिनी ध्रुव को अपने हथौड़े से मारती है जिससे वो उड़कर दूर जाकर गिरता है। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे बंदूक की गोली से मारोगे? क्या मजाक है। तभी अंशुल उसे 2 गोली मारता है जो सीधा जाकर उसके हाथ में लग जाती है। ये कैसे हो सकता है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? आज तुम्हारा खेल खत्म विनाशिनी। नहीं अंशुल, नहीं, मैं हूँ सुनैना। मैं अपनी आम जिंदगी सुनैना के भेस में जीती थी। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ अंशुल, प्लीज मुझे मत मारो। सुनैना, तुम? अभी याद आया, जो मैंने कॉफी शॉप पर देखा था वही बैग मैंने तुम्हारे यानी सुनैना के पास भी देखा था। मुझे मत मारो अंशुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी सुनैना ही हूँ। ध्रुव होश में आ जाता है और अंशुल से कहता है, सोचो मत, मार दो, ये हैवान है, मार दो अंशुल, मार दो। प्लीज अंशुल, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम हैवान हो जिसने बहुत मासूमों की जान ली है। अंशुल उसे गोली मार देता है। पिताजी, कालिनी दीदी, भैया बचाइए। विनाशिनी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और ध्रुव अंशुल से कहता है, आज की डेट बहुत अच्छी गई मेरी। सही है भाई, लगता है मुझे भी डेटिंग ऐप पर अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, है ना ध्रुव? भयानक बारिश के बीच रात के समय सड़क पर एक जीप एक बाइक का पीछा कर रही थी। बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे। अचानक बाइक चलाने वाले ने बाइक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। बाइक के पीछे बैठी हुई लड़की बोली, अशोक, तुमने बाइक कच्चे रास्ते की ओर क्यों मोड़ दी? बाइक में तेल खत्म होने को है और पुलिस हमारे पीछे है निधि, इसीलिए मैंने बाइक को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लिया, क्योंकि पुलिस जीप को कच्चे रास्ते की ओर लेकर नहीं आएगी। तुम सही कह रहे हो, बारिश भी तेज है और रात भी हो चुकी है और यहाँ घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी अशोक की नजर एक बहुत पुराने बने हुए बंगले पर पड़ी। वो सामने देखो, एक बहुत पुराना बंगला बना हुआ है। आज रात हम इस बंगले के अंदर छुप जाते हैं और सुबह मनाली छोड़कर भाग जाएंगे। इतना बोलकर अशोक ने बाइक ठीक उस बंगले के सामने रोक दी। अशोक और निधि बाइक से नीचे उतर गए। दरअसल वो दोनों चोर थे और एक ज्वेलरी की दुकान पर ज्वेलरी चोरी करके भाग रहे थे कि तभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। लेकिन इस बंगले के बाहर तो जंग लगा हुआ ताला लगा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता। तभी अशोक की नजर उस बंगले के एक कमरे की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वो देखो निधि, सामने एक टूटी हुई खिड़की है, हम वहाँ से अंदर चलते हैं। अशोक और निधि टूटी हुई खिड़की के रास्ते से उस बंगले के अंदर गए। बंगले के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अशोक ने टॉर्च निकालकर जैसे ही लाइट जलाई, अचानक उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ अशोक? तुम चीखे क्यों? अशोक कांपता हुआ निधि से बोला। मैंने जैसे ही टॉर्च जलाई तो मैंने देखा सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। लगता है तुम पागल हो गए हो। लाओ टॉर्च मुझे दो। निधि ने अशोक के हाथ से टॉर्च ले ली, मगर जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, निधि के गले से भी एक जोरदार चीख निकल गई। सामने एक बूढ़ी औरत एक बहुत पुरानी चेयर पर बैठी हुई उन दोनों को देखकर हंस रही थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। वेलकम टू माय होम, योर हॉरर ग्रैनीज होम। काफी सालों बाद कोई मेरे घर पर आया है। इतना बोलकर वो बूढ़ी भयानक औरत बिजली की रफ्तार से दोनों के बिल्कुल नजदीक आ गई। निधि और अशोक की चीखें उस बंगले के अंदर गूंज गई। इस घटना के 6 महीने बाद पूजा किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी कि तभी उसका पति नकुल खुश होता हुआ किचन में आकर बोला। क्या कर रही हो पूजा? किचन में क्या किया जाता है नकुल?
खाना बनाया जाता है। आज तुम खाना नहीं बनाओगी? क्यों? आज क्या तुम्हारा सबको भूखा मरवाने का प्लान है? आज हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। पूजा, मेरा ट्रांसफर हो गया है और वो भी मेरी मनपसंद जगह। तुम्हारा मतलब है ऊटी? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ और दिव्या और गोल्डी को भी बता देती हूँ। अगले दिन नकुल अपने परिवार के साथ ऊटी के जंगल के बीचों बीच बने हुए उस पुराने बंगले के बाहर खड़ा हुआ था। पापा, ये बंगला तो काफी पुराना मालूम पड़ता है। ये बंगला कितना पुराना है, अब ये तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। पूजा, तुम कार से बैग निकाल लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें इस बंगले के बाहर इस बंगले का नौकर पहले ही मौजूद मिलेगा। बताया तो मुझे यही गया था, लेकिन यहाँ मुझे नजर तो कोई नहीं आ रहा। नकुल ने इतना कहा ही था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या तुम इस बंगले की देखभाल करते हो? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामू है। इतना बोलकर रामू बैग लेकर उस बंगले के अंदर चला गया। बंगला अंदर से काफी पुराना था, लेकिन काफी सुंदर बना हुआ था। आप सभी बहुत थके हुए मालूम पड़ते हैं। मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। रात को नकुल अपनी पत्नी पूजा के साथ एक कमरे में चला गया। गोल्डी दिव्या के साथ सो गया। करीब आधी रात के समय अचानक गोल्डी चौंक कर उठ गया। दीदी, दीदी उठो ना, देखो कोई अपने कमरे के बाहर टहल रहा है। सोने दो ना गोल्डी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। उठो ना, अपने कमरे के बाहर कोई टहल रहा है। गोल्डी के बार बार उठाने पर दिव्या बिस्तर से उठकर बैठ गई। बैठते ही दिव्या के कानों में किसी की चहलकदमी की आवाज टकराई। दिव्या अपने रूम से बाहर निकल आई, मगर बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दिव्या की नजर एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी, जो कि उसकी ओर पीठ की हुई थी। कौन है आप? मगर उस बूढ़ी स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तेजी से एक अनजान कमरे की ओर जाने लगी। मेरी बात का जवाब तो दीजिए, कौन है आप? इतना बोलकर दिव्या उस बूढ़ी स्त्री के पीछे पीछे जाने लगी। दिव्या ने देखा कि वो बूढ़ी स्त्री एक कमरे के अंदर घुस गई। दिव्या फुर्ती से उस कमरे में चली गई। आखिर कौन है आप और हमारे घर में क्या कर रही हैं? अचानक वो बूढ़ी स्त्री दिव्या की ओर पलट गई और उसका भयानक चेहरा देखकर दिव्या के गले से चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। दिव्या की चीख सुनकर नकुल और पूजा दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। क्या हुआ दिव्या? दिव्या! ये तो बेहोश हो गई पूजा, लेकिन आखिर ये इस कमरे के बाहर कर क्या रही है? और यहाँ का नौकर रामू भी मौजूद नहीं है। अजीब नौकर है, जो रात के समय इस घर में सोता ही नहीं, बस दिन के समय ही आता है। अब दिव्या को उठाने में मेरी मदद करो, इसे इसके कमरे में लेकर चलते हैं। नकुल और पूजा दिव्या को उसके कमरे तक ले गए। दिव्या होश में आ गई। दिव्या, क्या हुआ था? तुम चीखी क्यों थी? मम्मी, यहाँ से जल्दी चलिए, इस घर में कोई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही पापा। कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए हुए इस घर में टहल रही थी। मैं उसका पीछा करते करते उसके कमरे तक चली गई और जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर मैं डर से बेहोश हो गई। बेवकूफ हो गई हो क्या? तुम हमें कमरे के अंदर बेहोश नहीं मिली, बल्कि कमरे के बाहर बेहोश मिली। तभी गोल्डी, जो कि बहुत डरा हुआ था, उसने अपने पापा की ओर देखकर कहा, पापा, दीदी सही बोल रही है। मैंने ही दीदी को उठाया था, मगर मैंने दीदी को ये नहीं बताया था कि मैंने चुपके से बाहर एक ग्रैनी जैसी दिखने वाली ओल्ड लेडी को टहलते हुए देखा था। बकवास बंद करो गोल्डी। कितनी बार कहा है कि YouTube पर उल्टे सीधे वीडियोस मत देखा करो। अगले दिन रामू आ गया। क्या हुआ साहब? आपके परिवार के चेहरे पर ये डर कैसा झलक रहा है?
क्योंकि ये सब पागल हो गए हैं। ये मेरी बेटी दिव्या 17 साल की हो गई है, पर अभी भी इसे एक बूढ़ी ग्रैनी दिखाई देती है। पागल हो गए हैं ये सब। नकुल की बात सुनकर रामू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या आपकी बेटी ने उस ग्रैनी को देखा है? तभी गोल्डी रामू से बोला, कल रात मैंने भी देखा था। रामू नकुल से बोला, मेरा कहा मानिए साहब जी, अभी और इसी वक्त अपने परिवार को लेकर शहर चले जाइए। बकवास बंद करो, इस तरह से बातें करके बच्चों को और मत डराओ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। साहब, इस पुराने बंगले के अंदर एक शैतान ग्रैनी का राज है। कहते हैं बरसों पहले ये बंगला उसी ने बनवाया था। वो रात के समय किसी भी अजनबी को अपने घर पर पसंद नहीं करती। उसने कल आपको चेतावनी दी है यहाँ से जाने की। आप अभी इसी समय यहाँ से चले जाइए। बकवास बंद करो रामू, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। नकुल अपनी कार से अपने ऑफिस चला गया। नकुल एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। ऑफिस में एक दूसरा फॉरेस्ट ऑफिसर एक इंस्पेक्टर के साथ था। नकुल को देखकर वो खुश होता हुआ बोला, आइए, लगता है आप ही नकुल जी हैं। अपने ऑफिस में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये इस इलाके के इंचार्ज इंस्पेक्टर सूरज हैं। अभी से इनसे जान पहचान बढ़ा लीजिए। आगे जाकर आपको इनकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नकुल मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया। अचानक इंस्पेक्टर नकुल से बोला, वैसे सरकार ने आपको कोई बंगला तो दिया होगा ना? हाँ, दिया है ना। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगल में जो पुराना बंगला है ना, वही दिया है। नकुल की बात सुनकर इंस्पेक्टर और उस ऑफिसर के चेहरे पर डर और दहशत के साए लहराने लगे। क्या हुआ? आप दोनों तो ऐसे डर गए जैसे कि मैंने किसी भूत बंगले का नाम ले लिया हो। देखो, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो अभी और इसी वक्त उस बंगले को खाली कर दो। क्यों भाई, उस बंगले में ऐसा क्या है? उस बंगले में एक ग्रैनी की आत्मा रहती है। पहले मैं भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन 6 महीने पहले मैं 2 चोरों का पीछा कर रहा था। अचानक उन चोरों ने अपनी बाइक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली और लापता हो गए। सुबह मुझे उन दोनों की बाइक उसी बंगले के बाहर खड़ी मिली जिस बंगले में तुम रुके हुए हो। हमने बंगले के अंदर छानबीन की तो हमें उन दोनों की लाशें बहुत बुरी अवस्था में मिली। उनके शरीर से खून की एक एक बूंद तक निचोड़ ली गई थी। वो बंगला बहुत पुराना है। कहते हैं कि उस बंगले में आज से 100 वर्ष पूर्व एक अंग्रेज अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो बंगला उस अंग्रेज की माँ ने बनवाया था। उसकी माँ अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, मगर वो अंग्रेज उस बंगले को बेचना चाहता था। मगर उसकी माँ उस बंगले को नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि उस बंगले में उसके परिवार की यादें बसी हुई थी। एक दिन वो अंग्रेज अपनी माँ को छोड़कर अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। वो बूढ़ी औरत अकेली रह गई। कहते हैं जब वो सालों बाद अपने घर पर लौटा तो उसकी माँ ने उसका दरवाजे पर स्वागत किया, मगर बड़ी ही भयानक शक्ल में और बड़ी ही बेदर्दी से उसने अपनी पोती, अपने बेटे और अपनी बहू को मार दिया। लेकिन वो तो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना। उन सबके जाने के बाद वो अकेली पड़ गई। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो शैतान की पूजा करने लगी और इस दौरान उसकी मौत हो गई। मरने के बाद वो ग्रैनी पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी। तब से रात में उस बंगले में जो भी जाता है वापस नहीं आता। तभी नकुल के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन नकुल की पत्नी पूजा का था। हेलो पूजा, क्या हुआ? तुम जल्दी से घर आ जाओ नकुल। गोल्डी और दिव्या कहीं नहीं मिल रहे। बस उनके चीखने की आवाजें आ रही है। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नकुल। नकुल इंस्पेक्टर के साथ सीधे अपने घर पर आ गया। घर के बाहर उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। बच्चे कहाँ हैं पूजा? बच्चे अंदर हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे हैं। नकुल, बच्चे सही कह रहे थे। मैंने बड़ी भयानक बूढ़ी औरत को देखा जो हथौड़ा पकड़े हुए मुझे घूरे जा रही थी। नकुल पूजा को लेकर इंस्पेक्टर के साथ बंगले के अंदर घुस गया।
बंगले के अंदर खूब अंधेरा फैला हुआ था। तभी दो चमकती हुई आंखें नकुल को दिखाई पड़ी और अचानक लाइट आ गई। सामने का दृश्य देखकर नकुल की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसके बेटे और बेटी की लाशें कटी फटी हालत में पड़ी हुई थी और सामने बेहद भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत हाथ में हथौड़ा पकड़े हुए खड़ी हुई उन सबको घूर रही थी। यही वो शैतान ग्रैनी है नकुल, अपनी जान बचाकर भागो। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से भाग गया। अचानक ग्रैनी हथौड़ा लेकर बिजली की रफ्तार से नकुल और पूजा के सामने आ गई। नकुल और पूजा की चीखें सन्नाटे को चीर गईं। अगले दिन उन चारों की लाशें कटी फटी अवस्था में मिली। शायद उस ग्रैनी की आत्मा नहीं चाहती कि कोई भी रात में उसे तंग करे।